हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हमारा गैप आया है काफ़ी। तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं सारा कुछ जो हमें कंफ्यूजन है या जो जिसमें हम जो है ना थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी की कोई क्यूरी सिवाय इसके कि अबूजर ने मुझसे क्यूरी की है, जो ग्रुप में भी उसने शेयर की है कि ये वाली चीज़ जो है ना हम दोबारा थोड़ा डिस्कस करें। यानी कि मल्टी डिमेंशन अरे जो है ना, जो कि ये शायद 4D तक जा रहा है मुझे। तो इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये वाले कंसेप्ट ना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसके अलावा कोई किसी की क्यूरी हो जिसमें कोई कंफ्यूजन आ रही हो, यानी कि हमने अगर देखें तो हमने डाटा टाइप, वेरिएबल, इफ एल्स, स्विच केस और 3 तरह के जो लूप हैं उनको क्लियर किया है। और उस पे तो इन सारी चीज़ों पे तो हम प्रैक्टिस में रहेंगे अभी। और एक जो चीज़ है वो अरे हमने क्लियर किया है। अरे में हमने 1D को भी देखा था, 2D को भी देखा था, जैक्ड अरे को भी देखा था, और मल्टी डिमेंशन अरे जिसमें यानी कि कह लो कि मल्टीपल ऑफ अरे जो है ना वो कॉम्बिनेशन को भी हमने देखा था। कैसे उसके इंडेक्स को हम यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अभी तक जो है यानी कि इस चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं, जो कि ऐसी अरे जो 2D से ज़्यादा हो वो किस तरह मैनिपुलेट होती है, यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए या मेमोरी के अंदर। तो होपफुली कि ये इसके अलावा यानी कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, क्योंकि माशाल्लाह जो असाइनमेंट है उससे ये चीज़ पता चलती है कि ये सब कुछ जो है ना हमें क्लियर है। तो ये चीज़ें और आपकी इम्प्रूव होंगी जैसे जैसे आप लोग और प्रैक्टिस में आओगे ना इसमें। तो अभी थोड़ा रमज़ान की वजह से भी हम लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे। तो जब आपको एक एक दिन में यानी कि छोटी असाइनमेंट देखा जाए तो 4-5, और अगर एक थोड़ी सी टफ असाइनमेंट देखें तो वो 2-3 असाइनमेंट करोगे तो आपको हर चीज़ें जो है ना वो दोबारा क्लियर हो जाएंगी इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम अपना इधर एक्सेल पे चलते हैं। अच्छा, हमने ये चीज देखी थी कि अगर हमने, मैं यहाँ से थोड़ा शुरू कर रहा हूँ। अगर हमने एक सेल में वैल्यू स्टोर करानी है ना, जिस सेल को मैं कह देता हूँ कि कोई भी वेरिएबल किसी भी टाइप का ही अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको जो है ना हम डाटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इंट होता है, करेक्टर होता है, कोई भी। जब तक अरे नहीं हमने पढ़ी थी तो हमने ये चीज देखी थी कि अगर हमने 3 वैल्यू या 10 वैल्यू या 20 वैल्यू लेनी हो तो उतने ही हमें वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने पड़ते थे। तो इसके लिए जो है यानी कि हमें कह लो कि वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल वो इंक्रीज होते थे, ठीक है, और इतना ही साइज जिस टाइप का वो वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर होता है तो वो 4 बाइट लेगा, ठीक है। करेक्टर होता है तो वो 1 बाइट लेगा, लॉन्ग होता है तो, या इंटीजर 64 होता है तो वो 8 बाइट लेगा। इस तरह करके वो मेमोरी में अपने यानी कि जो है ना स्पेस लेता था। तो फिर हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम अरे कहते हैं। अरे का फायदा ये होता था कि अगर हमने मल्टीपल इनपुट लेनी है तो बजाय इसके कि हम जो है उसे वेरिएबल यानी वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसमें लें, तो एज अ रिप्रेजेंटेशन जो है ना एक चीज थी हमारे पास कि अरे हम यूज कर लें। उसके दो फायदे होते हैं। एक तो मेमोरी वाइज फायदा होता है, वो आई थिंक सबको क्लियर है कि मेमोरी में वो अपनी जो है ना कह लो कि मेमोरी एलोकेशन कैसे करता है कि सीक्वेंस से करता है। जिस तरह वेरिएबल है, जब हमने ए लिया, जब वो मेमोरी में दोबारा किया, जब ए को किसी भी जगह पे वो स्टैक स्टैक जो एरिया होता है उसके अंदर डिक्लेयर कर देगा, वो 4 बाइट उसके अंदर वो ले लेगा। लेकिन ये जो अरे होती है ये कंटिन्यूसली जो है ना वो स्पेस लेती है। यानी कि अगर एक एरिया जिसका नाम कह लो कि अगर फिजिकली हम देखें, एक एरिया जिसका नाम सदर है, सदर से अगला एरिया जो आता है वो मुलीर आता है, ठीक है। तो वो जो नेक्स्ट अरे का जो इंडेक्स है ना वो मुलीर वाले एरिया ले लेगा, ठीक है। इनके जो है ना अपने एड्रेसेस होते हैं मेमोरी। तो ये अरे का एक फायदा था जो हम जो है ना यूज किया था। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा जो हमें था वो ये कि वेरिएबल के लिए हमें सोचना पड़ता है कि क्या वेरिएबल नेम रखें, ठीक है। फिर बकायदा उसको लिखना पड़ता है कि ए लेना है तो ए लिखेंगे, B C D जो भी यानी कि हमने वेरिएबल लेने हैं उनके हम नाम लिखेंगे। तो अरे ये कहती है कि बजाय इसके आप जो है ना हर किसी का अलग अलग नाम लिखो, मुझे जो है ना मेरा इंडेक्स बता दो, ठीक है। इंडेक्स सेम इसी तरह है कि ये जिस तरह यानी कि हम इंडेक्स बाकी चीजों में भी यूज करते हैं कि एक सीक्वेंस शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो है ना हम ये अरे यूज करते थे। अब जिस तरह अभी मैंने ये अरे डिक्लेयर किया, इस अरे का नाम ARRY कोई भी अरे का नाम होगा। तो ये जो पहला इंडेक्स है ना इसको वो 0 से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और दूसरे इंडेक्स को वो 1 से रिप्रेजेंट करेगा, तीसरे को वो 2 से रिप्रेजेंट करेगा।
और चौथे को वो 4 से करेगा। इसमें मेन फायदा ये था, ये तो अगर हम इन चार चार तक रहते हैं ना, नहीं कोई हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है 100 तक होता है, 1000 तक होता है, तो वो इंडेक्सिंग जो है ना ऑटोमेटिकली वो उतने वेरिएबल जो है ना हमारे लिए मेमोरी में डिक्लेयर कर देगी। और किस टाइप का वो वेरिएबल है या किस टाइप की वो अरे है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसके अंदर क्या करेगा, जिस टाइप की भी वो अरे होगी उस टाइप का डाटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है। ये तो होगी हमारी 1D अरे। सिंटेक्स पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि सिंटेक्स मसला सबको क्लियर है कि किस तरह इसको डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद किस तरह इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। अब आ जाती है 2D अरे। 2D अरे एक ऐसी अरे होती है जिसके अंदर रो और कॉलम जो है डिस्क्राइब होते हैं। जो 1D अरे होती है ना, इसकी हमेशा जो रो होगी ना वो जीरो होगी, यानी कि 1 होगी, ठीक है, और रो का इंडेक्स हमेशा जीरो होगा। जब रो का इंडेक्स जीरो है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ये कंपाइलर हमारा ये कहता है कि जब आपने इसको स्टोर कराना है या इसको रीड करना है ना, तो आपको जो है ना, यानी कि मुझे अरे का रो देने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं 2D अरे को एज अ 1D अरे भी यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि मैंने एक इंट की अरे ली, ARR, उसको डिक्लेयर किया इन 1,4। अब ये जो हमारी अरे है ना, ये 1D अरे बन गई है। लेकिन क्योंकि हमने इसका सिंटैक्स एज अ 2D अरे डिक्लेयर किया है, तो इसलिए ये हमेशा जब भी ये यूज होगी, तो ये वाला जो है ना, ये कॉलम हमेशा जीरो रहेगा। क्योंकि ये हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, कि भाई ये हमेशा जीरो रहेगा। तो ये देखो, ये जो है ना, ये भी एक्चुअली 2D अरे है। लेकिन 2D अरे से हम क्यों नहीं कह रहे कि इसके अंदर रो एक ही है? तो इसलिए जो है ना, ये इसको 1D अरे कह रहे हैं, और इसके अंदर हमेशा जो रो होती है वो एक होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि भाई जब आपने ये एक देना है ना, तो बजाय इसके कि आप 2D अरे का सिंटेक्स यूज करो, मेरे लिए जो है ना आप ये वाला सिंटेक्स यूज कर लो जो कि 1D अरे है। इधर सिर्फ आप कुछ भी ना डिक्लेयर करो, जो कि हम सब जानते हैं। आप इधर मुझे साइज बता दो, जो कि यानी कि जो भी मैं साइज देता हूँ। तो ये जो है ना, यानी कि सिंटेक्स इसका एक्चुअली 2D अरे ही है, लेकिन ये 1D अरे क्यों कंसीडर कर रहा है? क्योंकि इसकी रो एक ही है। अब जहां पे हमारे पास रो दो आ जाएंगी ना, फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, ये जो रो दो आ गई हैं, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको मैं रो का कह देता हूँ, और ये हमारे कॉलम, ठीक है। यानी कि ये रो रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाले कितनी रो है इसके अंदर? 5 रो है, ठीक है। और इसके अंदर कितनी रो है, सॉरी कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। तो इसका मतलब है, अगर इन शॉर्ट मैं ये कहूँ ना, कि हर रो पे 4 कॉलम पड़े हुए हैं। यानी कि हर रो हमारी ऐसी है जिसपे 1D अरे पड़ी हुई, ठीक है। हर रो पे हमारी 1D अरे। अगर इस पे आऊं, देखो ये एक 1D अरे पड़ी हुई है। इस पे आऊं, इस पे भी एक 1D अरे पड़ी हुई है। इस पे आऊं, इस पे भी एक 1D अरे पड़ी हुई है। इस तरह करके हर रो पे हमारी एक 1D अरे पड़ी हुई है। तो इसको जो है ना हम 2D अरे कहते थे। अब इसको अगर हमने, फॉर एग्जाम्पल ये वाला इंडेक्स रीड, अब इसको रीड करने का भी तरीका डिफरेंट है। कि भाई अगर हमने पहला इंडेक्स को रीड करना है, तो पहले हमने उसकी रो बतानी है, कोमा, फिर उसका कॉलम बताना है। तो ये हमारा वो वाला सेल जो है ना, यानी कि कह लो कि चाहे वैल्यू स्टोर करनी हो चाहे वैल्यू रिट्रीव करनी हो, तो हमारे पास जो है ना वो स्पेसिफिक सेल की जो कह लो कि लोकेशन है ना, वो एक्सेसिबल हो जाएगी मेमोरी के अंदर। कि वो जो हमारा कंपाइलर है वो उस लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा, जिस लोकेशन पे ये जो डाटा जो है, ये जो भी डाटा टाइप जो है वो पड़ी हुई है। अगर मैंने ये वाला कॉलम को यानी कि एसेस करना है, तो पहले मैं रो गिनूंगा 0 1 2, तो ये 2, और फिर यहाँ से कॉलम गिनूंगा 0 1 2, तो ये क्या हो गई हमारे पास, यानी कि 2D अरे की रिप्रेजेंटेशन से हमने इसे कॉल कर दिया। अब इसी में ये चीज थी कि 2D के अलावा एक जैक्ड अरे थी। जैक्ड अरे भी यही चीज है कि हर रो पे एक 1D अरे पड़ी होती है। यानी कि हर रो पे एक 1D अरे पड़ी होती है। सिर्फ डिफरेंस वहां पे क्या आता है? डिफरेंस वहां पे ये आता है कि वहां पे जो कॉलम साइज है ना, जो हर रो का 2D अरे में सेम था, वो जो है ना यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये सेल सिर्फ कितने तक पड़े हुए हैं? 3 कॉलम तक पड़े हुए हैं। ये हमारी चेक अरे आ गई। इसी तरह अगर मैं इसको कहूँ, ये इसके अंदर 2 कॉलम पड़े हुए हैं, ये भी हमारी चेक अरे बन गई। तो इस तरह करके ये ना चेक अरे का कंसेप्ट था। अब हम जा रहे हैं 3 डिमेंशन अरे, यानी कि जिसे हम मल्टी अरे भी कहते हैं और इस तरह की अरे भी कहते हैं। अब जिस तरह 2D का कंसेप्ट था ना, कि हर रो पे एक 1D अरे पड़ी हुई है,
तो थ्री डी अरे में भी यही होगा कि हर रो पे एक टू डी अरे पड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि पहले इंडेक्स पे जो भी उसका पहला इंडेक्स होगा थ्री डी अरे में, तो उसके पहले इंडेक्स पे क्या पड़ी हुई है, एक टू डी अरे पड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है, उस टू डी अरे को पहले तो हम थ्री डी अरे के लिए पहले तो उस थ्री डी अरे पे जाएंगे, फिर उस थ्री डी अरे से हम उस टू डी अरे की रो पे जाएंगे, फिर उस टू डी अरे की रो से हम उस यानी कि वन डी अरे के कॉलम पे जाएंगे। इसको मैं थोड़ा और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। ये अब ये हमारे पास ना मल्टी डिमेंशनल अरे पड़ गई हो गई है क्या, मल्टी डिमेंशन तो नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है डिमेंशन क्या है। तो डिमेंशन इसकी है कि भाई यानी कि ये थ्री डिमेंशन अरे हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी एक जो इसकी लेयर है, अपर लेयर है, उसके अंदर क्या पड़ी हुई है, एक टू डी अरे पड़ी हुई है। ठीक है, और हर टू डी अरे के रो पे क्या पड़ी हुई है, एक वन डी अरे पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैंने अब ये वाला सेल, इनको मैं खत्म कर देता हूँ। अगर अब मैंने ये वाला सेल असेस करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा, ये मेरा जीरो है क्योंकि ये जीरो पे पड़ी हुई है, ये जीरो, कोमा। अब मैंने वन टू डी अरे के उस पे जाना है, ये कौन सी रो है, वन टू थ्री, कोमा, टू, और अगेन ये कौन सा कॉलम है, टू। तो अब मुझे इससे जो है ये वाला कॉलम असेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए ना, मेरे पास जो आखिरी लेयर है जिसे हम थ्री डी अरे कह रहे हैं, उसकी मेरे पास सिर्फ एक वो पड़ा हुआ है, एक एरिया पड़ा हुआ है। अगेन मैं इस बात को अगर रिपीट करूं, अगर तुमने ये एक ही लेना है, तो फिर हमें थ्री डी लेने की जरूरत क्यों है? वो तो हम टू डी से भी अपना काम चला रहे हैं। लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि नहीं, मेरे पास थ्री डी थर्ड लेयर पे भी दो उस किस्म की टू डी अरे हो सकती हैं। जो जब दो उस किस्म की टू डी अरे होंगी, तो उसको हम फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, इंडेक्स वन। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ दोबारा। और अब इसमें मैंने अगर ये वाला सेल सेस करना है तो वन, क्योंकि ये पहला लेयर ये है इसकी वन, उसके अंदर टू डी अरे का क्या इंडेक्स है, वो आ गया मेरे पास जीरो वन टू थ्री। तो ये बन जाएगा टू, कोमा, नहीं, जीरो वन टू थ्री, थ्री बनेगा, थ्री, कोमा, और उसके अंदर यानी कि इसके अंदर वन डी का क्या एड्रेस है, जीरो वन टू। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या बन गई, एक थ्री डी अरे बन गई। इसी अरे को जो है ना, मैं अब जरा लेके जाना चाह रहा हूँ जिसपे हमारा ये मेन क्यूरी थी, ये वाली। ये वाली लेयर मैंने ऐसे कहा था कि ये गलत बनी हुई है। ठीक है, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? अब जब हम फोर डी पे जाएंगे, फोर डी पे जाने का मतलब ये है कि उसके हर इंडेक्स पे थ्री डी अरे पड़ी हुई है। और थ्री डी अरे का मतलब ये है कि उसके हर इंडेक्स पे जो है, यानी कि फोर डी के इंडेक्स पे आगे तीन एड्रेसेस होंगे। तीन एड्रेसेस क्यों होंगे, तीन डिमेंशन पड़ी होंगी ना। पहले थ्री डी अरे, थ्री डी अरे के अंदर होगी टू डी अरे, टू डी अरे के अंदर होंगे वन डी कॉलम। ठीक है, तो इसको अब अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो मैं कुछ इस तरह करूंगा। अब ये मेरा इंडेक्स जीरो पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगेन अब मैंने अगर ये वाला सेल यूज करना है, तो जैसे सी बात है, पहले मैं फोर्टी का इंडेक्स देखूंगा। फोर्टी का इंडेक्स क्या है, जीरो, कोमा, फिर ये मैं थ्री डी के इंडेक्स पे जाऊंगा। ठीक है, उसका इंडेक्स कौन सा है, जीरो, फिर कोमा। अब मैंने टू डी के इस पे जाना है, और टू डी का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे टू, कोमा, और फिर अब मैंने इसके कॉलम पे जाना है, उसका भी इंडेक्स टू है। इसी तरह इस पे जाऊंगा तो जाहिर सी बात है, वो एक फोर डी का ऐड हो जाएगा, तो फोर डी का भी यहाँ पे जीरो है। ठीक है, वन नहीं ऐड होगा क्योंकि एक फोर डी के अंदर थ्री डी अरे पड़ी हुई है।
अब अगर मैंने, अगेन वही बात मैं करूंगा, अगर मैंने एक 4D के अंदर यानी कि सिर्फ एक ही 4D लेनी थी और उसके अंदर यानी कि कह लो कि एक 4D ही लेनी है, तो फिर मुझे ये वाली लेयर लेने की जरूरत नहीं थी ना। वो तो मेरा काम इससे भी चल रहा था, तो इसलिए सेम इस चीज को मैंने दोबारा कॉपी किया। ये, और अब इसमें क्या हो गया, ये इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे असेस करना है तो जाहिर सी बात है, पहले 4D का 1, फिर 3D का 0, और फिर 2D का 2, और इसका 2 कॉलम। इसी तरह जब यहाँ पे करना होगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी कम्प्लेक्स अरे यूज नहीं होती, लेकिन कंसेप्ट हमें पता होना जरूरी है। अरे तो मैं आपको यानी कि कहूंगा कि सिर्फ प्रैक्टिस तक आप यूज करेंगे। रियल टाइम पे आप देखने के रे बहुत कम यूज होती हैं। उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है रे का, कि क्यों नहीं ये यूज होती, लेकिन उस डिसएडवांटेज की तरफ हम बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी हमने ये कंसेप्ट समझ लिया और हमने अपनी असाइनमेंट करनी है, जिसमें जो है ना अरे का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो इस तरह करके जो है ना ये अरे का एक कंसेप्ट चलता है। अब अगर मैंने ये वाली साइज की अरे डिक्लेयर करनी हो, तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ये 4D है, तो इसमें कॉलम की कोमा कितने आएंगे, 3 आएंगे। एक, दो, तीन। अब मैंने पहले कॉलम, पहले बताना है 4D का, मेरे 4D के इंडेक्स कितने हैं, 2 हैं। फिर मैंने बताना है ईच 4D के अंदर, ये नहीं मैंने देखना कि यानी कि टोटल, अगर देखा जाए तो टोटल 3D अरे कितनी है, 1, 2, 3, 4। लेकिन ये नहीं मैंने बताना, क्यों, क्योंकि मेरे पास 4D अरे, 4D मेरे पास 2 हैं। ये जो है मेरी 4D, ये मेरे 2 हैं। लेकिन ईच 4D के अंदर कितनी मेरे पास 2D अरे हैं और 3D अरे हैं। वो मैं ऐसे कहूंगा कि मेरे पास ईच 4D के अंदर 3D अरे हैं। फिर अगेन ईच 3D के अंदर जो 2D अरे है उसकी रो कितनी है। ठीक है, वो मेरे पास कितनी है, 5। फिर ईच रो के अंदर, फिर अब मैं इसको और इस पे आ जाता हूँ, फिर ईच रो के अंदर मेरे पास कॉलम कितने हैं, और वो मेरे पास कितने हैं, 4। तो ये जो है ना, इस ये मेरी अरे डिक्लेयर होगी है, जो हमने इधर रिप्रेजेंट की। इसी तरह करके 5D के अंदर जाएंगे तो ये दोनों चीजें 5D के अंदर आएंगी। क्यों, 5D रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरी ईच रो के अंदर, या मेरे फर्स्ट इंडेक्स के अंदर, या मेरे इंडेक्स के अंदर 4D अरे पड़ी हुई है। और 4D अरे हमने ये देख ली है, ठीक है। अब 4D अरे सिंगल इंडेक्स भी होती है, मल्टीपल भी हो सकती है, यानी कि डिपेंड करता है ना कि कौन सी हो सकती है। तो इसलिए जब हमने ये वाली असाइनमेंट की थी, मैंने आपको यहाँ तक बताया था। अब जब ये 0 1 कर दिया, तो ये तो कोई लॉजिक, यानी कि तो यानी कि कुछ बनता ही नहीं है, ये क्या बनेगा कि भाई रो इंडेक्स पे कौन सी अरे पड़ी हुई है, 3D अरे पड़ी हुई है या 4D अरे पड़ी हुई है। ये समझ नहीं आई बात कि भाई इस पे यानी कैसे ये पड़ी हो सकती है। क्योंकि इसका मतलब ये है, ये जो 5D अरे है, इसका मतलब ये है कि इसकी ईच रो पे या इसके ईच इंडेक्स पे एक 4D अरे पड़ी होगी हमारे पास। ठीक है, तो और 4D अरे, तो ये इतनी बड़ी एक 4D अरे ना, ये पूरी 4D अरे, तो इस जीरो इंडेक्स पे ये पूरी ये पड़ी होगी। और अगर ये 5D अरे मल्टीपल होगा, तो वो फिर उसके आगे वो फिर चलता है। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट है। अगर इस अभी भी ये समझ नहीं आया, तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम इसकी यही डिटेल है। तो इसको दोबारा एक बार सुनना, ताकि जो है ना, अगर ये समझ नहीं आया तो और चीज क्लियर हो जाए। लेकिन एक्चुअली जो है ना, ये अरे वर्क इसी तरह करती है, और रिप्रेजेंट भी इसी तरह हम कर सकते हैं इसको। लेकिन ये वाली जो इस तरह की अरे है ना, ये मैट्रिक्स की अगर प्रॉब्लम्स आए ना, जो कि मैथ में आती है, जो लोग यानी कि मैथ रिलेटेड जो है ना सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इस तरह की जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यानी कि एक पूरा मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, और मैट्रिक्स आपको पता है कि कितने बड़े बड़े मैट्रिक्स होते हैं, कि भाई ईच ईच उस पे जो है ना एक एक अलग अलग अपना मैट्रिक्स जो है ना बना होता है उस पे। तो इवन के जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कह लो कि जिस तरह आटो कैट है, ठीक है, जो यानी कि जो है ना ये सिविल इंजीनियरिंग वाले यूज करते हैं ज्यादातर, उसमें भी इस तरह की चीजें यूज होती हैं। ठीक है, कि भाई हम जो है ना 3D 4D इतने इतने डी तक जाएं। ठीक है, तो उसमें ये चीजें यूज होती हैं। लेकिन रियल टाइम पे जो है ना हमारा, वो तो मैं ये कहूंगा कि 1D अरे भी बहुत रियल यूज होती है, बहुत रियल। ठीक है, तो लेकिन 2D अरे तो आज तक मैंने कभी नहीं यूज की, ना चेक अरे यूज किया, ना 2D अरे यूज किया। सिर्फ इतनी तक रहा था कि अपने प्रोग्रामिंग स्किल उसमें इंप्रूव करूं, उसमें कोड चैलेंजेस बहुत ज्यादा हमें करने को मिलते हैं अरे के अंदर, तो वो हम भी करेंगे।
लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले जो है ना हमारे पास ये पता होना जरूरी है कि इंडेक्स को हमने कैसे यूज करना है। तो इसमें आप कभी अभी किसी की यानी कि इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले, लेकिन अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो रिकमेंडेड है कि अगेन इसी चीज को दोबारा वो देखे। हाँ, अब उधर क्लियर हुई ये बात। हाँ जी, हो गया क्लियर। चलो ठीक है फिर। बाकी अरे से रिलेटेड जो है ना हम असाइनमेंट, क्योंकि अभी हमने जो एल्गोरिदम करने हैं ना वो भी अरे में ही कर रहे हैं। वैसे तो इनके अपने जो है ना यानी कि बने बनाए एल्गोरिदम आ गए हैं, सब कुछ है हमारे पास। हर चीज अवेलेबल है हमारे पास, हमें कुछ भी रियल टाइम पे सॉरी रियल लाइफ में करने की जरूरत नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रॉब्लम कहता हूँ कि आपने इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ठीक है, रिवर्स करने के हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, और ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन चीज होगी और जहाँ पे हमने कस्टम चीज लिखी होगी हम प्रेफरेंस हमेशा बिल्ट इन को देंगे रियल लाइफ में। लेकिन जहाँ पे अभी जब तक मैं नहीं कहता कि भाई आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है तो तब तक यानी कि बिल्ट इन तो यूज ही नहीं करना। ठीक है। तो अब हम एक और चीज की तरफ यानी कि अपने नए उस पे की तरफ जाते हैं। हमारी जो है ना ये डाटा टाइप वगैरह क्लियर हो गई है। एक जो है ना बहुत बड़ी चीज थी जो अबू जर ने दो तीन बार चीजें ये पॉइंट आउट की थी, और आप लोगों को भी ये चीज फेस हुई होंगी कि जब हम यूजर को कहते हैं कि भाई इनपुट करो, ठीक है, और उससे हम इनपुट लेते हैं, वो इंटीजर में हमें इनपुट देता है। अभी हम सारे जो है ना बेस्ट केस की तरफ जा रहे थे। बेस्ट केस का मतलब ये होता है कि भाई इसको ना बेस्ट केस भी कहते हैं, और ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही कहते हैं कि बेस्ट केस पहले टेस्ट करो या हैप्पी सिनेरियो टेस्ट करो। ठीक है, ये दो वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। और हैप्पी सिनेरियो और बेस्ट केस ये होता है कि जिसमें जो है ना कह लो कि यूजर जो है ना कोई पंगा नहीं लेगा। यूजर को देखो, अगर एक आपके पास वेबसाइट ओपन हो गई है और उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर आपने नेशनल आईडी कार्ड इंटर करना है, आपके माइंड में भी नहीं ये चीज जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ पे था कि भाई जिस तरह हम कोई भी अभी लेते हैं इनपुट तो वो हम हैप्पी सिनेरियो कर रहे थे और बेस्ट सिनेरियो कह लो, या जो है ना ये कह लो कि जो है ना हम ये इनपुट ऐसी ले ही नहीं रहे थे कि यूजर जो है ना हमें गलत इनपुट इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसको हम क्या करते थे कि जिस तरह अगर हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इंटीजर में इनपुट लेनी है, तो यूजर हमें इंटीजर में इनपुट करता था और उसे हम इजीली जो है ना उसे कास्ट कर लेते थे। ठीक है, जहां पे भी हमने एक टाइप से डाटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना जो है ना, वो हमारी यानी कि लैंग्वेज में या कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में ना उसे कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, कि भाई उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या उसकी कास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कास्टिंग ये ऐसी है कि जिस तरह बीज से जो है वो दरख्त बनाते हैं ये वो, तो उसी तरह जो है ना कि हर यानी कि इसकी जो है ना कन्वर्जन को जो है ना जहाँ पे भी वर्ड आ जाए ना कि भाई इसकी टाइप कास्टिंग कर दो, तो वहां पे इसका मतलब है कि एक टाइप से उसको दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर दो। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये होती थी कि अभी हम बेस्ट केस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट लिया है उससे, या अभी मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके कह देता हूँ कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा, मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि जो है ना जिस तरह अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है और उस पर हमने एनआईसी इंटर करना है, तो हमारा माइंड ना फौरन इस चीज पे जाता है कि भाई हमने ना नंबर ही इंटर करने हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो ये चीजें टेस्ट करते हैं कि यूजर एबीसी भी तो इंटर कर सकता है या गलती से या पर्पसली। ठीक है ना, लेकिन 90% जो केस होते हैं ना वो बेस्ट सिनेरियो के ही होते हैं। क्योंकि जब एक चीज लिखी होती है ना तो दूसरा बंदा के गुमान में भी ये बात नहीं जाती कि भाई मैंने ना यहाँ पे गलत इनपुट इंटर करनी है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो ज्यादा हमारे पास रिजल्ट आते हैं ना वो बेस्ट इनपुट के ही आते हैं। यानी कि अगर वहां पे एनआईसी लिखा है तो वो एबीसी या स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं इंटर करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेते थे, उसको कन्वर्ट करते थे। क्योंकि ये जो हमारा हम इन्होंने जो इधर ये हमें फंक्शन दिया ना रीड लाइन का, ये हमेशा सिर्फ हमें
क्या करेगा ये वाला फंक्शन, हमेशा सिर्फ हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अगर तो हमारी स्ट्रिंग है तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई और चीज है तो वहां पे हमें इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, जो कि हम ये कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये सिनेरियो आ गया कि अब देखो अगर मैं इसे चलाता हूँ, और यहाँ पे इंटेंशनली इधर ए इंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे एरर दे दिया है, इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है। और अगर मैं इसके व्यू डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे ना कुछ बता रहा होता है कि भाई ये एरर की जो रीजन है ना, टेक्निकल टर्म में, यहाँ पे यहाँ पे वो आ नहीं रहा। मैं यानी कि जब मुझे दिखा ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्निकल टर्म में भी बता रहा होता है कि ये जो है ना अनएबल टू कास्ट दिस वैल्यू, इस तरह करके कुछ जो है ना यानी कि बता रहा होता है। ठीक है, वो हम खैर देख लेंगे, वो अभी कंसर्न नहीं है उससे इतना कि वो कहाँ पे वो चीज़ आ रही होती है। तो ये कह रहा है कि इनपुट इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है। अब क्योंकि यूजर ने ये इंटर किया, हम उसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने ना, अब इसके लिए जो है ना मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके लिए रिकमेंडेड क्या है, कि भाई यानी कि उसे क्या करें हम। अब इसको समझने पहले अगर आप लोग को याद हो, जब हमने शुरू में डाटा टाइप किए थे, तो हमने ये इसकी बेस्ट एग्जांपल ली थी कि हम कास्टिंग क्यों करते हैं। कास्टिंग हम इसलिए करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा यानी कि जार है या ऐसी चीज है जिसके अंदर हमने पानी को स्टोर करना है। ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो जालियों वाला है। ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, पानी को हम पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करेंगे, हम बर्फ में करेंगे। ठीक है। अब वो बर्फ में जब कन्वर्ट होगा तो वो क्या फिर जो है हम वो जाली वाले जार के अंदर भी उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो पानी की जगह आटा है या ऐसी कोई चीज है, उसे जाली में रखना हो। ठीक है। अब वो क्या चीज है, वो हमारे पास ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल चीज है कि उस वेरिएबल में आ सके, या इम्पॉसिबल आइटम है जो उस कंटेनर में आ सके, जो हमारे पास उस वक्त अवेलेबल है। ठीक है। उसको हम कोई सोल्यूशन नहीं है, एक तो वो है भी सॉलिड, उसे किसी लिक्विड में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते, वो उस जार में फिक्स आएगा ही नहीं। पानी को तो हम उसको सॉलिड बना के उस जार में रख दिया तो वो उस जार में आ जाएगा, जो कि जाली वाला जार है। लेकिन आटा या ऐसी ऐसी चीजें जिनके जो आइटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो उसमें नहीं आएंगे। तो इसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग सिनेरियो में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल हैं, लेकिन बजाय इसको कि हम यूजर को एक्सेप्शन दे या हमारा प्रोग्राम फट जाए, एटलीस्ट हम यूजर को जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या यूजर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई जो आपने इनपुट दी है ना वो गलत दी है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना यानी कि इसको ब्रेक पॉइंट नहीं लगाता, इसको मैं Alt F5 करके चलाता हूँ, और यहाँ पे मैं एल इंटर करता हूँ, ये देख रहे हो, अब ये यूजर के लिए अनअंडरस्टैंडेबल स्ट्रिंग है जो उसके पास आ गई। ठीक है। इसी तरह करके क्योंकि मैं अभी यहां से चला रहा हूं तो मेरे पास ये क्या होगा, यहाँ पे जो है ये इधर ले आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी एक्जी फाइल से चला रहा हूँ फिर देखो क्या होगा, क्योंकि यूजर के पास तो ये प्रोग्रामिंग नहीं होगी। ये चला रहा हूँ, अब इधर मैं इससे डी से, तो वही उसके पास सेक्शन आ गई जो कि यूजर को समझ नहीं आएगी। सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम क्लोज हो रहा है, यानी कि यूजर को पता भी नहीं चलेगा और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और ये चीज आप लोगों ने शायद रियल लाइफ में भी फील की होंगी, मोबाइल एप्लीकेशन में, टैब एप्लीकेशन में, या अपने कंप्यूटर की एप्लीकेशन में, कि प्रोग्राम चलते हुए खुद ही बंद हो जाता है। उसकी मेन रीजन यही होती है कि इस तरह की कोई एक्सेप्शन आती है। ज्यादातर एक्सेप्शन ये यानी कि टाइप कास्टिंग की होती है, और उसमें से कुछ यानी कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या मेमोरी आउट ऑफ बाउंड इस तरह की भी होती हैं। लेकिन जो भी एक्सेप्शन हो, जब भी हमें जब भी हमें ऐसी एक्सेप्शन आएगी जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम इधर आ जाएगा और ऐसी एक्सेप्शन आएगी, तो समझ लो रियल लाइफ में जब ये वाली एप्लीकेशन हम डिप्लॉय करेंगे किसी की मोबाइल पे या किसी की टैब पे या किसी पीसी पे, तो वो स्टॉप होके क्लोज हो जाएगा, यानी कि एक अजीब सा टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। वो अजीब सा आप लोगों को तो अब समझ में आना शुरू हो जाएगा आस्ता आस्ता, लेकिन फ्रंट एंड यूजर के लिए अजीब सा टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो ये उसकी निशानी होती है कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक्सेप्शन आई है हमारे पास, कोई ना कोई
ऐसा सिनेरियो आया है जो हमारा प्रोग्राम या हमारा कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं कर पाया। तो इन चीजों को हैंडल करने के लिए ना, तो सबसे यानी कि अगर हर किसी के हमारे माइंड में यही चीज आएगी पहले, कि बजाय इसको कि हम इससे जो है ना डायरेक्ट, यानी कि इसे हम डायरेक्ट जो है ना यानी कि कन्वर्ट करें, इससे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये कन्वर्टेबल है। अगर तो ये कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट कर दे, नहीं तो क्या करे ये, क्या नाम है उसका, जो है ना हमें एरर दे दे या यूजर को एरर दे दे। और वो कन्वर्टेबल चेक करने के लिए बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, आप अपना भी लिख सकते हो उसके लिए। ठीक है, लेकिन अपना कब लिखना है वो बाद में कोई असाइनमेंट में हम करेंगे। लेकिन अभी मैं इधर जो है ना बिल्ट इन यूज करने जा रहा हूँ कि एटलीस्ट हमारी ये वाली प्रॉब्लम जो है ना वो खत्म हो। मैं ये कहता हूँ इसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। अब ये जो सिनेरियो ना, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हर किस्म की चीज आ जाती है, तो ये सिनेरियो कभी भी हमें जो है ना फेलियर नहीं देगा। अब फेलियर कब आएगा, जब मैं इसको किसी ऐसी टाइप के अंदर रखूंगा जो वैल्यू इसके अंदर ऐसी पड़ी हुई है जो उसके अंदर ना जा सके। तो इस केस के लिए हमें जो है ना रिकमेंडेड है कि पहले हम इसको ना चेक कर लें। अब हमने किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है ना, उस वेरिएबल की टाइप लिखनी है डॉट, इधर एक फंक्शन होता है ये आ रहा है पार्स। ठीक है, ये जो पार्स होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, लेकिन इधर एक चीज है ट्राई पास। ये कहता है कि पहले पार्स करने से पहले यानी कन्वर्जन करने से पहले ना उसे ट्राई करके देख लो क्या ये उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो मैं ये फंक्शन यूज करूंगा ट्राई पास, अगेन ब्रैकेट मैंने ऑन की। यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे दो, ये इसके पैरामीटर कह रहा है, ठीक है, लेकिन हम अभी सिर्फ इस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे वो स्ट्रिंग दो जिसको तुम कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, और इसकी देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, बूल। बूल हमें बताएगा कि अगर तो ये ट्रू है तो इस कन्वर्टेबल, अगर ये फॉल्स है तो इस नॉट कन्वर्टेबल। ठीक है, बाकी जो है ना एक अगला पैरामीटर अभी मैं वैसे ही लिखने लगा हूँ, लेकिन ये जब अभी इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये वाली वैल्यू हमारे किसके अंदर पड़ी हुई है, स्ट्रिंग के अंदर। क्योंकि ये बूल के अंदर आ रहा है, तो इसको हम एक बूल वेरिएबल जिसको हम कहते हैं इस कन्वर्टेबल, इसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, अब मैं इसे चेक करता हूँ। इधर मैं एंटर करता हूँ STF। अब ये देखो क्या इसने रिटर्न किया, फॉल्स। हालांकि मैंने जो इनपुट दी थी यानी कि गलत इनपुट दी है, अब उसने रिटर्न हमें कर दिया फॉल्स। ना कोई यूजर को इश्यू आया ना कुछ आया। मैं इसको इस चीज में यानी कि वही जो हमने अपनी पुरानी टेक्निक्स काम कर रहे थे हम, क्या कि भाई मैं एक ऐसा वाइल लगा लेता हूँ जो चलता रहेगा हमेशा, कब तक, जब तक यूजर हमें ये जो है ये ट्रू नहीं रिटर्न करता। जैसे ही वो ट्रू रिटर्न होगा, इज कन्वर्टेबल ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि एक लाइन का ही है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक ली। यानी कि जब तक वो अपनी करेक्ट इनपुट इंटर नहीं करता तो तब तक जो है ना हम उससे क्या करेंगे, इनपुट को लेते रहेंगे। अब इस केस में ना यूजर को एरर आएगा, और एट द रिजल्ट जब हमारा ये वाला ब्रेक आएगा तो इसका मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू है ना उसने सही इंटर की होगी। अब इसको तो चला के देखते हैं हम। ए इंटर किया, इंटर अगेन, ये इंटर, इंटर अगेन। हर बार वो उससे कह रहा है इंटर अगेन, क्यों, क्योंकि यूजर गलत वैल्यू इंटर कर रहा है। लेकिन अब मैं सही वैल्यू इंटर करता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आया उसके पास, ट्रू आया। अभी हम देख नहीं पा रहे, अगर हमने यहाँ पे लगाया होता ना ब्रेक पॉइंट तो हम देख पाते। ये गलत वैल्यू, ये क्या होगा, हाँ सॉरी।
ये हमने गलत वैल्यू इंटर कर रहे हैं। अब मैं सही वैल्यू इंटर कर रहा हूँ। ठीक है। सही वैल्यू इंटर करने का मतलब ये यहाँ पे ट्रू आया और ये आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह करके ना हम चीजों को मैनेज करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, ये तकरीबन हर लैंग्वेज ही, ये जो अगला पैरामीटर लिया ना, ये क्या लिया? ये अगला पैरामीटर ये कहता है कि भाई देखो, जब ये वैल्यू ट्रू आ जाएगी तो इस केस में हमने क्या करना होगा, कि जाहिर सी बात है इस केस में हमने इसे दोबारा, इसे तो ब्रेक करना ही करना है। लेकिन जो इनपुट का वेरिएबल है ना, इसके अंदर जो हमारा मेन मकसद था कि यूजर से करेक्ट इनपुट लें, वो अब हम कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, यानी इस बात का मतलब समझ रहे हो कि अब यहाँ पे कभी भी एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रू होगा, कन्वर्टेबल अगर ये होगी, तभी ये इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी ना। सॉरी, तभी तो ये इसको कन्वर्ट करने जाएगा। जब इसको ये कन्वर्ट कर, हमें पहले ही पता है कि ये चीज हमने हैंडल कर ली है कि उससे करेक्ट वैल्यू इनपुट लेनी है, तो हम इसको डायरेक्टली फिर यहाँ पे वो कर सकेंगे। ठीक है। तो अभी मैं मीटिंग डिस्कनेक्ट करके आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसे, मैं मीटिंग रिक्वेस्ट भेजता हूँ अभी।